हेलो स्टूडेंट, आज हम सेल चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने सेल कोशिका क्या होती है ये पढ़ लिया था और उसकी टाइप्स पढ़ लिया था, यानी पादप कोशिका और जो बाकी जो दूसरी सेल होती है यानी एनिमल्स में जो सेल होती है कोशिका, उसके बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में और ये जो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, जो इसका लिक्विड होता है उसके अंदर कुछ अंग होते हैं जिनको कोशिका अंगक कहते हैं, उसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो अब हम कोशिका अंगक को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिका अंगक क्या है आइए देखते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर क्या होता है, झिल्ली होती है, तो ताकि वो जो बाहरी जो पर्यावरण होता है उससे वो अलग रहे। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग छोटे छोटे अंग होते हैं, छोटी छोटी संरचना होती है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक गुण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि उपापचयी क्रियाएं होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इस विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगों का निर्माण करती है। ये ध्यान रखेंगे हम कि जो ये संरचना होती है वो झिल्ली युक्त होती है, इसके ऊपर छोटी छोटी झिल्लियाँ लगी होती हैं। तो ये किसका फीचर है खास, ये है मेनली ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। तो ये अंगक जो होते हैं हमें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। हमने अपने इससे प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि अंतर्द्रव्यी जालिका होती हैं, गोल्जी उपकरण होते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये सब कोशिकांग होते हैं। अब हम इसको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है अंतर्द्रव्यी जालिका, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैली पुटिकाओं की तरह दिखाई देते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका की संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है, यानी कि ये भी इसकी बाहरी जो होती है झिल्ली लगी होती है, दो प्रकार की होती है। खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने पर खुरदुरी दिखाई देती है। इसका मेन काम क्या होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इस पर राइबोसोम लगे होते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। यानी जो प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसका संश्लेषण होता है, वो क्या करता है, कोशिका के अन्य अंगों में भेजा जाता है। किसके द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और तैयार कौन करता है, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये फ़र्क होता है कि रफ वाले पे छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अन्य भागों में इस प्रोटीन को भेजता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करता है। क्या करते हैं, फैट के यानी लिपिड के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अगर पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या अंतर्द्रव्यी जालिका का क्या कार्य है, तो हम क्या बताएंगे कि वसा के या लिपिड के अणु बनाता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देता है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करता है। देखिए एक जंतु कोशिका बनी हुई है, उसके बीच में सेंटर में हमारे कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है। देखिए इसमें यहाँ पे हमारे जो है केंद्रक बना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये स्मूथ, यहाँ पे देखिए राइबोसोम जहाँ पे है, छोटे छोटे राइबोसोम है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को हम बता चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस होता है सेल का, इसमें एटीपी स्टोर होती है। एटीपी हम जानते हैं ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर होती है। फिर यहाँ पे गोल्जी उपकरण है, ये गोल्जी उपकरण बना हुआ है, ये सब हम बता चुके थे आपको पहले ही। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना है।
ठीक है, यानी ये क्या करवाती है, प्रोटीन का परिवहन कराती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का भी निर्माण करते हैं। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी कहा जाता है कि यकृत की कोशिकाओं में, यकृत में होता लीवर, यानी वो लीवर के सेल में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कशेरुकी में, ये लीवर में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या करते हैं कि विष और दवा का निराविषीकरण करते हैं, यानी इसके विष को ख़त्म करते हैं। फिर एक गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो ये क्या होता है, झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का यंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती है। ये देखिए यहाँ पे गोल्जी उपकरण दिया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पहले पढ़ा कि क्या होता है, वहाँ पे जो लिपिड होते हैं, फैट होते हैं, उनका एक तरह से उनके अणुओं का निर्माण होता है। तो ये किससे जुड़ा होता है, फिर ये गोल्जी एपरेटस से या गोल्जी बॉडी से जुड़ा होता है, इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो वो पदार्थ बन रहे थे और गोल्जी उपकरण में ये पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। यानी कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़ के कार्य करते हैं। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है, यानी कि जो सिंपल शुगर होते हैं उनसे कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण होता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण क्या करते हैं, लाइसोसोम भी बनाते हैं। अब हम देखेंगे लाइसोसोम क्या है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। अब लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सेल का क्या होता है कि जब किसी सेल को नष्ट होना होता है तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, पाचन के एंजाइम होते हैं, यानी कि जो कि बर्स्ट कर जाते हैं, फूट जाते हैं। तो क्या होता है कि ये लाइसोसोम फट जाता है और उसके बाद फिर ये जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि डाइजेस्ट हो जाती है वो। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। देखिए वही बात लिखी हुई है। ये बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इसके अंदर चूंकि पाचक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन के पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो जब पाचन होता है तो ऐसे ही तो होता है कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ दिया जाता है। कोशिका चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये चीज़ें मैंने भी बताया, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने सिंपल लैंग्वेज में बताया कि एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, कोशिका का बिजली घर है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है हमें हमेशा याद रखने होते हैं। एटलीस्ट इतना मालूम होना चाहिए कि कोशिका के अंदर क्या क्या अंग हैं और इससे किस किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, इसका मुख्य कार्य क्या है और इसके क्या कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का बिजली घर है, यानी पावर हाउस है। तो ये भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। ये हम ध्यान रखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में जितने भी अंगक प्रेजेंट हैं वो झिल्ली से घिरे हुए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी झिल्ली से घिरा हुआ है, बल्कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। बाहरी झिल्ली जो होती है छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली वलित होती है। इसमें का मेन कार्य है कि एटीपी को ये स्टोर करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ये ऊर्जा को स्टोर करता है। जब हम कोई कार्य हमें करना होता है तो यही एटीपी खर्च होती है। तो ये एटीपी, अगर कोई पूछता है कि एटीपी स्टोर कहाँ होती है, तो हम बताएंगे कि एटीपी केंद्र जो कोशिका हमारी होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक कोशिका अंगक है। उसमें जो हमारी एटीपी है वो स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है, उसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अब देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है।
तो राइबोसोम हम जान रहे थे कि राइबोसोम का मेन कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं, कुछ प्रोटीन। पादप कोशिकाओं की रसनियों में कोशिका द्रव भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। एक मिनट, फिर है हमारा सॉरी गलत हो गया था। फिर हमारा जो अगला है वो है प्लास्टिड। हम जानेंगे प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिकाओं में होता है। दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है रंगीन प्लास्टिड है और ल्यूकोप्लास्ट जो है श्वेत है, रंगीन है, इसमें कलर नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्धक होते हैं। अब हम जानते हैं क्लोरोफिल, सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड में। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, हमें पता है ये चीज़। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। ये जो इसकी संरचना होती है वो किसकी तरह होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। अब हमारा अगला जो अंगक है वो है रसधानियाँ। अब हम देखेंगे रसधानियाँ क्या है। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं, यानी छोटी छोटी तरल पदार्थों की भरी हुई थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में क्या होता है कि बहुत बड़ी रसधानियाँ होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होती है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका में द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। अमीनो अम्ल है, शर्करा है, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। ठीक है, अब हमारा अगला जो है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन हम जानते हैं, कोशिका विभाजन का मेनली इसलिए होता है कि जो अगर सेल डिवाइड नहीं होंगी, कोशिका में विभाजन नहीं होगा, तो अगर कोई क्षतिग्रस्त हो जा रही है, कहीं हमें मान लीजिए अगर हमारा ह्यूमन बीइंग है, अगर हमें कहीं चोट लग जा रही है तो वो कैसे भरती है, कोशिका विभाजन के द्वारा ही कोशिका दोबारा बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा कि प्रतिस्थापन और प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वृद्धि होती है और फिर विभाजित हो जाती हैं। तो इसका पूरा साइकिल होता है। अमीबा वगैरह में हम जानते हैं कि जो एक कोशिका होते हैं वो डिवीज़न करके ही अपना प्रजनन करते हैं। तो जो जिन कोशिकाओं से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मातृ कोशिकाएं। विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष क्रियाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं। तो हमारे ह्यूमन बीइंग में या एनिमल में भी प्रजनन ऐसे ही होता है। ये एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब अगर जब एक कोशिकी में विभाजन होता है, एक कोशिकी में, तो अगर उसके पास 2 क्रोमोसोम है तो अलग अलग दोनों क्रोमोसोम उसे मिल जाएंगे। लेकिन जब ऐसा होता है कि जो हमारे ह्यूमन में या इसमें जब अगर प्रजनन तंत्र के लिए जो विभाजन होता है उसमें आधे आधे क्रोमोसोम जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्धकोश की विभाजन, अर्धसूत्रण। ठीक है, अब ये है कि हमने क्या सीखा, तो अब हमें ये पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का सक्रिय भाग है। ये पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में जो है ये जो कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। अगर कोई कहता है कि पादप कोशिका में क्या और इसमें ह्यूमन की या एनिमल की जो कोशिका है उसमें क्या फ़र्क है, तो हम बताएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि कोशिका भित्ति इसमें होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरदाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी उपकरण, ये सब के बारे में दिया हुआ है जो हमने पढ़ा अभी। उसके बाद फिर हमें बताया गया प्लास्टिड के बारे में। 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है संचय करना, और फिर विभाजन के बारे में दिया है। तो हमारा ये चैप्टर जो था ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।